प्यारे बच्चों, ऑलरेडी रोटेशनल मोशन टॉपिक में रोलिंग ऑफ बॉडीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया था कि कोई बॉडी जब रोल करता है तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोटेशनल भी होता है। तो दोनों का जब सम कर देते हैं तो बॉडी की टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी देखो, टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, रोटेशनल एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पुट किया है एक जनरल हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया। ये हर बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk स्क्वायर कह सकते हो, बस वही रेडियस और गायरेशन सबका चेंज होता है। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब लोग जानते हो कि हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी देखो हाफ mv स्क्वायर है, बस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इतना आया है, देखो 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है रोलिंग फैक्टर। 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इज नोन एज रोलिंग फैक्टर। इसको बीटा से इंडिकेट करते हैं, इसलिए रोलिंग एनर्जी निकालना कितना आसान हो गया किसी भी बॉडी का। हाफ mv स्क्वायर में बीटा से बस क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ऐसे जनरल किसी बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ mv स्क्वायर सबको याद रहता है, लेकिन जब रोलिंग बॉडी करता है तो उसमें स्टूडेंट एनर्जी नहीं निकाल पाता, समझ नहीं पाता कि रोलिंग एनर्जी कैसे निकालें। और कितना आसान हमने इसको कर दिया, देख लो। हाफ mv स्क्वायर इंटू रोलिंग फैक्टर, बीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो जो बॉडी रोल कर रहा होगा उसी का बीटा रखो, उसी का रोलिंग फैक्टर रखो, तो उस बॉडी की रोलिंग एनर्जी आ जाता है। और बीटा क्या है, 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अब हम लोग को यह सीखना है कि किसी भी बॉडी का के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर में अगर 1 का सम कर दें तो रोलिंग फैक्टर आ जाता है। तो किसी भी बॉडी का बीटा का वैल्यू रख करके उस बॉडी के रोलिंग एनर्जी फाइंड किया जा सकता है। तो इसको मिटाते हैं और के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर फाइंड करने का मेथड हम लोग सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे मान लो डिस्क रोल कर रहा है। अब डिस्क की रोलिंग एनर्जी हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, डिस्क का मास दिया रहेगा, डिस्क का सेंटर मास किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है वो वेलोसिटी दिया रहेगा। बस अगर हम लोग रोलिंग फैक्टर रख दें तो डिस्क का रोलिंग एनर्जी आ जाएगा। तो एक का सीखो उससे सबका आएगा। अब जैसे मान लो, बस इसको रफली हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, डिस्क है तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर। सोचो, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर। अच्छा, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk स्क्वायर कहा जा सकता है। तभी तो हमने यहां पे जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए mk स्क्वायर लिखा था। तो देखो I को तुम लिख दो mk स्क्वायर इक्वल टू आ गया हाफ mr स्क्वायर। m से m कट गया। तुम खुद देख लो कि के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कैसे फाइंड होता है। देखो के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। और जब के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आ गया तो रोलिंग फैक्टर आ गया, यानी रोलिंग फैक्टर बीटा इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। और रोलिंग एनर्जी अगर डिस्क का चाहिए तो यही बस बीटा का वैल्यू यहां लिख दो 3/2। तो इसकी रोलिंग एनर्जी आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर इंटू बीटा का वैल्यू देखो आ गया 3/2, तो आ गया 3/4 mv स्क्वायर। ये देखो रोलिंग एनर्जी किसका आ गया, डिस्क का। यानी पहले हमने क्या फाइंड किया, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर फाइंड करके उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो इसका देखो बीटा का वैल्यू आ गया। और जैसे ही बीटा का वैल्यू हमने यहां रखा, उस बॉडी की रोलिंग एनर्जी 3/4 mv स्क्वायर अब आ गया। अब मास दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, सब रख दो, क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये क्या है, इतने छोटे फॉर्मूले डेवलप हमने कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करके, जिससे मन में ही तुम रोलिंग एनर्जी किसी बॉडी का फाइंड कर लोगे। अच्छा, अब मामला फंसता है, देखो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। एक खास बात तुम देखो कि के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आया कितना, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 1/2 आया। और 1/2 क्या है तुम देखो ना, यहाँ
इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही न वैल्यू है 1/2। एक खास बात देख लो। अब होगा क्या कि तुम रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो mr², देखो रिंग की मोमेंट से mr² होता है तो यहां आएगा 1। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², तो ये हो गया mr², और ये वैल्यू हो गया हाफ। ऐसे सॉलिड स्फीयर का होगा 2/5 mr², तो mr² रहेगा, यहां होगा 2/5। तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। तो तुम देख रहे हो mr² सब में है, देखो mr² सब में है। चेंज क्या है? यही कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, और ये जो कोफिशिएंट है यही है k²/r²। और k²/r² में 1 ऐड कर दो, देखो फट से बीटा निकल आ रहा है। यानी इस पूरे वर्ल्ड में इतने इंसान हैं, सब इंसान हैं, अंतर क्या है? उनके चेहरे में अंतर है। सोचो इस बात को, चेहरा सबका अलग अलग है। वैसे ये सब के सब बॉडीज में mr² सब में है, अंतर उसके मुखौटे में है, और उसका जो मुखौटा है वही तो है k²/r²। और k²/r² यानी उसके मुखौटे में 1 का सम कर दो तो फट से रोलिंग फैक्टर आ जाता है, और रोलिंग फैक्टर यहां रख करके उस बॉडी का रोलिंग एनर्जी बेटा तुम फाइंड कर सकते हो। तो बताओ रिंग का मुखौटा कितना होता है? तो कहोगे अरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। का कोफिशिएंट 1, उसका मुखौटा 1 है, 1 में 1 ऐड कर दो, बीटा आ गया, यानी रिंग का बीटा होगा 2, और वहां बीटा रख दो तो उसकी एनर्जी आ गया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², तो उसका मुखौटा है 1/2, तो k²/r² का वैल्यू 1/2 में 1 ऐड कर दो तो उसका रोलिंग फैक्टर आ गया। ऐसा ही हॉलो स्फीयर का 2/3 mr², तो 2/3 उसका मुखौटा हो गया, उसका मुखौटे में यानी उसके फेस में 1 ऐड कर दो तो उसका देखो रोलिंग फैक्टर आ गया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस याद है तो उसका जो mr² का कोफिशिएंट होता है वही k²/r² होता है, और उसमें 1 सम कर दो तो रोलिंग फैक्टर आ जाता है। जैसे तुमको फाइंड करना है मुकेश का रोलिंग फैक्टर, कहोगे मुकेश कौन है? अरे मुकेश एक बॉडी है, कोई पर्सन है, उसका रोलिंग फैक्टर चाहिए। तो कहोगे मुकेश का मुखौटा, मुकेश का चेहरा +1 आ गया रोलिंग फैक्टर, और रोलिंग फैक्टर यहां रख दो तो आ गया रोलिंग एनर्जी। कितना आसान है रोलिंग एनर्जी निकालना। नहीं तो ऐसे एनर्जी तो सब निकाल लेते हैं हाफ mv², लेकिन जब रोलिंग एनर्जी निकालना होता है तो पेन रुक जाता है, अरे रोलिंग एनर्जी कैसे निकालें? तो रोलिंग एनर्जी निकालने के लिए हाफ mv² इंटू बीटा, क्योंकि बीटा क्या है? बीटा इज इक्वल टू उस बॉडी का चेहरा +1, उस बॉडी का मुखौटा +1, k²/r² उस बॉडी का क्या होता है? मुखौटा होता है। अब आगे समझ में, यही जो कोफिशिएंट है यही k²/r² है। एक एग्जाम्पल लेके हमने बताया। इसलिए यहां से कॉन्सेप्ट ये मिल गया सबसे पहले तो रोलिंग एनर्जी निकालने के लिए पहले क्या चाहिए? k²/r²। पहले चाहिए तुमको k²/r², और k²/r² ये होता है फेस ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी का चेहरा। जो बॉडी का चेहरा होता है वही k²/r² होता है। बोलो, फेस ऑफ दैट बॉडी। उसके बाद अब चाहिए रोलिंग फैक्टर बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 1 + k²/r² इज इक्वल टू 1 + फेस ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी के फेस में 1 का सम कर दो। इसके बाद चाहिए रोलिंग एनर्जी, तो रोलिंग एनर्जी हो जाएगा हाफ
mv² और बीटा तुम फाइंड कर चुके हो, तो बीटा से कर दो मल्टीप्लाई। बोलो, इस तरह से पहले k² फाइंड किया जाता है, फिर k² में 1 सम करके बीटा फाइंड कर लिया जाता है। जब बीटा आ जाएगा तो इस फार्मूले से उस बॉडी की रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। अब जिस बॉडी का चाहो तो रोलिंग एनर्जी निकाल सकते हो, लेकिन रोलिंग एनर्जी सबका थोड़ा ना होता है, राउंडेड बॉडी का होता है। और राउंडेड बॉडी में रिंग होगा, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, बस। इसके अलावा तो कोई दूसरा बॉडी होगा नहीं जो रोल कर सके। अगेन रोलिंग फैक्टर बीटा किसका? सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का अगर रोलिंग फैक्टर देखना है बीटा, तो कहोगे 1 प्लस k² k² होगा उस बॉडी का मुखौटा। तो सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², तो 2/5 ही k² उस बॉडी का मुखौटा है। तो यहां से आ गया देखो 2/5, यानी रोलिंग फैक्टर सॉलिड स्फीयर का हो गया 7/5। इसके बाद रोलिंग फैक्टर ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का रोलिंग फैक्टर 1 प्लस, और हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। तो हॉलो स्फीयर का मुखौटा हो गया 2/3, तो यहां लिख दो 2/3। तो यहां जब 2/3 लिख देंगे तो यह आ जाएगा 5/3, ये 5/3 आ जाएगा। इसके बाद से थर्ड रोलिंग फैक्टर ऑफ रिंग का रोलिंग फैक्टर। अच्छा, एक से और सोचो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का भी होता है। कितना? mr²। इसलिए रोलिंग फैक्टर और रोलिंग एनर्जी जो रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का होता है। तो हॉलो सिलेंडर और रिंग ये दोनों जुड़वे भाई हैं, इसलिए दोनों का चेहरा क्या है? एक जैसे है। कितना? 1। तो रिंग का रोलिंग फैक्टर इज इक्वल टू रोलिंग फैक्टर ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 सोच रहे हो कैसे? रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², तो mr² का कोफिशिएंट 1n है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। रोलिंग फैक्टर ऑफ डिस्क का रोलिंग फैक्टर और सॉलिड सिलेंडर का रोलिंग फैक्टर दोनों का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का। तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर ये भाई भाई हैं, और रिंग और हॉलो सिलेंडर ये भाई भाई हैं, उनका चेहरा एक जैसे होता है। तो रोलिंग फैक्टर ऑफ सॉलिड सिलेंडर, देख रहे हो, सॉलिड सिलेंडर का रोलिंग फैक्टर। अब सोचो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², तो चेहरा कितना है इसका? 1/2, कोफिशिएंट 1/2 है, तो हो गया 1/2, तो ये हो गया कितना? 3/2। तो कहोगे रोलिंग फैक्टर क्यों बता रहे हैं? तो रोलिंग फैक्टर हम इसलिए बता रहे हैं जिससे कि हम इन बॉडी की रोलिंग एनर्जी निकाल सकें, क्योंकि यही तो बॉडीज हैं। ये 2 बॉडी ये हो गए और 2 बॉडी ये हो गए 4, और ये 2 मिल गए 6 बॉडीज का क्वेश्चन डेवलप होता है हमेशा रोलिंग में। इसके अलावा कोई दूसरा बॉडी हो ही नहीं सकता।
डिस्क, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, यही बस है जो राउंडेड बॉडी होते हैं, जो बॉडी क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। अब हम लोग देख लें इसका रोलिंग एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच बॉडीज, सभी बॉडीज की रोलिंग काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो कितना आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहां फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी पहले देख लिया जाए सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर, तो क्या हमने फॉर्मूला बताया, कितना आसान, हाफ mv स्क्वायर, भाई रोलिंग एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इंटू रोलिंग फैक्टर। तो देखो सॉलिड स्फीयर का रोलिंग फैक्टर कितना है, तो वही बीटा से कर दो मल्टीप्लाई, तो आ गया 7/10 mv स्क्वायर। सोचो 7/10 mv स्क्वायर। रोलिंग एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर की रोलिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इंटू बीटा, और इसका बीटा देखो हमने यहां फाइंड किया है 5/3, 5/3 तो हो गया 5/6 mv स्क्वायर। इसके बाद से रोलिंग एनर्जी ऑफ रिंग, जितनी रिंग की रोलिंग एनर्जी होगी वही रोलिंग एनर्जी हॉलो सिलेंडर का होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए भाई हैं, दोनों का चेहरा एक जैसे है, दोनों का कोफिशिएंट एक जैसे है। तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर इंटू बीटा का वैल्यू 2, तो ये रोलिंग एनर्जी आ गया mv स्क्वायर। कहीं लिखा हो रोलिंग एनर्जी mv स्क्वायर तो कहोगे ये कौन सा फॉर्मूला है mv स्क्वायर, लग रहा है हाफ इसमें छूट गया है क्या। नहीं डियर, ये रोलिंग एनर्जी है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है। तो ये और ज्यादा आया, देखो ना, हाफ mv स्क्वायर का डबल हो जाता है, क्योंकि उसमें 50% रोटेशनल होता है और 50% ट्रांसलेशनल होता है, 50-50% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे मिलकर देखो mv स्क्वायर आ गया। इसी तरह से रोलिंग एनर्जी ऑफ डिस्क, डिस्क की रोलिंग एनर्जी इज इक्वल टू रोलिंग एनर्जी ऑफ कौन सा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। दोनों का एनर्जी एक जैसे होगा, क्योंकि डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का मुखौटा एक जैसे होता है, इसलिए मुखौटा एक जैसे होता है कि दोनों जुड़े हुए भाई हैं, इसलिए ये दोनों जुड़े हुए भाई हैं कि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही होता है। तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर इंटू रोलिंग फैक्टर 3/2, तो आ गया 3/4 mv स्क्वायर। तो देखो मतलब अब तुमको आवश्यकता ही नहीं है, तो हर बॉडीज का हमने रोलिंग एनर्जी यहां निकाल कर रख दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो तो सब वैल्यू एकदम रटने का आवश्यकता एकदम नहीं है। मेथड सीखो, मेथड सीखो कि रोलिंग एनर्जी किसी भी बॉडी का निकालना है तो रोलिंग फैक्टर चाहिए, और रोलिंग फैक्टर आता कैसे है, 1 प्लस उस बॉडी का मुखौटा, उस बॉडी का चेहरा। तो कहोगे चेहरा क्या है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आगे mr स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वही उसका चेहरा होता है। तो हर बॉडीज का हमने बेटा यहाँ पर रोलिंग एनर्जी बता दिया। रोलिंग एनर्जी बताने के पहले हमने पहले रोलिंग फैक्टर निकालना बताया, जो देखो 1 प्लस k स्क्वायर अपान r स्क्वायर है, क्योंकि जो बीटा होता है यह हमेशा 1 प्लस k स्क्वायर अपान r स्क्वायर होता है। यह सब पिछले वीडियो लेक्चर में सब बता चुके हैं, और वही हाफ mv स्क्वायर में बीटा से मल्टीप्लाई करते जाओ तो रोलिंग एनर्जी निकलता चला जा रहा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और थोड़ा उस क्वेश्चन कराते हैं। पहले एक क्वेश्चन कराते हैं एनसीईआरटी से।
फर्स्ट पेज पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट पेज पर है असाइनमेंट के। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड वेट 100 किलोग्राम, मास 100 किलोग्राम दिया है। और हुप देखो, एनसीईआरटी जो है रिंग को हुप कहता है, HOOP, हुप यानी रिंग है जिसका रेडियस 2 मीटर है, उसका मास 100 किलोग्राम है। इज रोल, स्पष्ट लिख दिया, रोलिंग कर रहा है along a horizontal floor so that its center of mass has velocity 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? इसको रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितना कॉन्सेप्ट है, लेकिन आइडिया है तो ऐसे चुटकी बजा के क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देख लो, एक सरफेस है और ये एक रिंग है, रिंग का ये रेडियस है, तो स्पष्ट कह रहा है कि ये बॉडी रिंग है, लेकिन रिंग ना देकर के क्या दिया है, हुप दिया है, हुप जिसका मास m है और इसके सेंटर मास की वेलोसिटी दे दिया है, और ये बॉडी रोलिंग कर रहा है। रोलिंग का सिंबल देख रहे हो, उस सिंबल से समझ में आ रहा है कि बॉडी रोलिंग कर रहा है, तो बॉडी कर रहा है रोलिंग। तो बताओ, ये वेलोसिटी दे दिया है और मास दे दिया है, इसका मास गिवन है 100 किलोग्राम और रेडियस भी दिया है और वेलोसिटी दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। मास है 100 किलोग्राम, रेडियस है 2 मीटर और वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। देख रहे हो, तो कह रहा है कि अगर ये रोल करते हुए ऐसे जा रहा है, देखो सेंटर मास की वेलोसिटी इसका v दे दिया है, अब v का वैल्यू यहाँ 0.2 मीटर पर सेकंड है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये रोल कर रहा है, तो ऐसे तो रोटेशन भी दिखाए हैं, आगे भी बढ़ रहा है। तो कह रहा है कितना, इसको रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी फाइनल काउंटिंग एनर्जी इसका क्या करना है, 0 करना है, फाइनल स्पीड को 0 कर देना है। ठीक है, तो इसे आगे आ रहा है और यहां पे आकर के इसको रोक देना है। ठीक, ये यहां आकर के रुकेगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 कर देना है, इसको स्टॉप करना है, दैट इज इसको रेस्ट में लाना है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये तो मान लो रिंग है, ऐसे एक और क्वेश्चन बना देगा, डिस्क रख देगा, ऐसे क्वेश्चन बना देगा हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। मतलब तुम देखो तो एक ही क्वेश्चन से तो 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ 6 क्वेश्चन एक साथ डेवलप हो रहे हैं, 6 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो रहे हैं। यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आना होगा तो यहीं डिस्क रख देगा, यहीं पर हॉलो स्फीयर रख देगा, सॉलिड स्फीयर रख देगा, सिलेंडर रख देगा, और सब एक ही मेथड से सॉल्व होगा। तो अब सोचो क्या करें। इनिशियल काउंटिंग एनर्जी देखो, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0 करना है, इनिशियल काउंटिंग एनर्जी पता है, फाइनल काउंटिंग एनर्जी 0 करना है। तुम जानते हो कि वर्क पावर एनर्जी में तुम पढ़े थे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हो डियर, वर्डन ही तो फाइंड करना है, और वर्डन फाइंड करने का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। तुम आंख बंद करके तुम बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो ना, केवल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो, सीधे वर्क डन आ गया अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। कहोगे ये कैसे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क पावर एनर्जी टॉपिक में डेल्टा के होगा। देखो इनिशियल ज्यादा है, फाइनल 0 है, तो इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दो, तो हो गया के इनिशियल माइनस 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे आ गया
यानी कुल मिलाकर के वर्क डन इज इक्वल टू होगा इसकी क्या, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब जरा सोचो, इसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² वाला नहीं है, ये केवल मोशन नहीं कर रहा है, ये रोलिंग कर रहा है। सोच रहे इस बात को, यानी जो वर्क डन होगा वो सीधे सीधे होगा इसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। अब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना आसान, हाफ mv² इंटू उस बॉडी का रोलिंग फैक्टर दिया गया हाफ mv², और रोलिंग फैक्टर फाइंड करने का मेथड अभी हमने सिखाया। रोलिंग फैक्टर बीटा किसके लिए, हुप के लिए, रिंग के लिए। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², mr² का मुखौटा हो गया 1 और रोलिंग फैक्टर होता है मुखौटा +1, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ रख दो 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आ गया सीधे सीधे mv², मास दिया है 100 और v का वैल्यू है 0.2, तो 0.2 2 बार लिखोगे। क्यों 2 बार लिखोगे, क्योंकि स्क्वायर है। कितना आंसर आया, 4 जूल। यही आंसर वहां दिया है, देख लो 4 जूल आंसर दिया है। कितना आसानी से सॉल्व हो गया। बताओ ये कुल कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तुम कहोगे एक नहीं 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। कहोगे वो कैसे, अरे यहाँ डिस्क रख दो, हालो स्फीयर को रोल करा दो, सॉलिड स्फीयर को रोल करा दो, हालो सिलेंडर को रोल करा दो, सॉलिड सिलेंडर को रोल करा दो। सबको रोकने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन वही होगा जो उसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो यहाँ पे कुछ भी रख देगा, डिस्क रख देगा, हालो स्फीयर, कुछ भी रख के क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर हुआ। अब जैसे एक क्वेश्चन तुम देखो फर्स्ट लेवल से 54 नंबर क्वेश्चन, इसकी विशेषता तुम देखो। फर्स्ट लेवल का जो 54 नंबर क्वेश्चन है नीट 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, हम पढ़ते हैं जरा समझना। ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 किलोग्राम roll on a horizontal floor, its center mass velocity 20 cm/s है, how much work is needed to stop it। तुम विश्वास नहीं करोगे बेटा, एकदम यही क्वेश्चन आया है 2019 नीट में। बस रिंग के स्थान पे डिस्क दे दिया, स्पीड वही दिया, मास वही दिया, रेडियस वही दिया। रेडियस का हो सकता ही नहीं है। हमने क्या बताया, यहाँ पे कितने क्वेश्चन डेवलप होंगे, 6 क्वेश्चन। अब अगले साल जो पूछना होगा, इस साल, अगले साल, उसके अगले साल, ऐसे क्वेश्चन चेंज करता जाएगा। यहाँ सिलेंडर रख देगा, हालो स्फीयर रख देगा, उलझ के रह जाओगे। और थोड़ा सा आइडिया है तो एक रेट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो देखो ना 54 नंबर क्वेश्चन तुम खुद सब सॉल्व करो। डिस्क का नाम ले लिया, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। कब पूछा गया क्वेश्चन, नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ लोग तो एग्जाम दिए होंगे जब 2019 में, तो समझे नहीं आएगा कैसे सॉल्व करें। अब कितना आसान है। रेडियस यहाँ भी देखो, यहाँ पर जो बॉडी का नाम लिया है ये डिस्क का नाम ले लिया, ये नाम ले लिया डिस्क, यानी ये पूरा डिस्क अब हो गया। और ये डिस्क का क्या कर रहा है, रोलिंग। मास दिया है 100 किलोग्राम, स्पीड दिया है 20 सेंटीमीटर/सेकेंड। कह रहा है कि इसको रोकने के लिए, इस डिस्क को रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, सॉल्व करो। हम यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 30 किलो जूल, उसके बाद से दिया है 2 जूल, इसके बाद से दिया है 3 जूल, इसके बाद से दिया है 1 जूल। तुम खुद सॉल्व करो। अब तो बताओ वर्क डन इक्वल टू चेंज काइनेटिक, सब यही होगा, सब यही होगा। बस क्या चेंज होगा, बीटा। क्यों बीटा चेंज होगा, क्योंकि उसका मुखौटा अलग होगा, क्योंकि ये डिस्क है। अब सोचो डिस्क का बीटा कितना होगा, तो 1 प्लस डिस्क का मुखौटा, तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², तो हाफ में 1 ऐड कर दो, 3/2, तो ये हो गया 3/2, तो ये आ गया 3/4 mv²। सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। 3/4, अब मास दिया है 100, वेलोसिटी दे दिया है 0.2, तो 0.2 इंटू
0.2, तो ये हो गया 0.04 और इससे ये कट के 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल होकर ऐसे लिख लो 3/4 × 4, ये कैंसिल हो गया। ओ डियर 3 जूल, कितना आसानी से सॉल्व हो गया, ये हो गया 3 जूल। ये आंसर देखो दिया भी है सी ऑप्शन 3 जूल। तुम भी सॉल्व कर लिए होगे, प्रयास किए होगे तो जरूर सॉल्व कर लिए होगे। तो तुम क्या करना कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन और बना के सॉल्व करना, 4 क्वेश्चन, क्योंकि जरा देखो हालिस पे रख के सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सालिस पे रख के सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिलेंडर रख के सॉल्व करते हैं, तो कुल मिला के इस पे 6 क्वेश्चन क्या हो गए, डेवलप हो गए। हमने 2 क्वेश्चन कराया, लेकिन तुम्हारा कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ आया समझ में? तो यह है रोलिंग एनर्जी। स्टूडेंट समझ नहीं पाता, रोलिंग बड़ा उसको टफ लगता है स्टूडेंट को, जबकि रोलिंग कितना आसान है। बस वही रोलिंग फैक्टर फाइंड करना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। बाकी रोलिंग कॉन्सेप्ट टफ लगता है स्टूडेंट को, इसलिए टफ लगता है क्योंकि वह सीक्वेंस से उसको समझ नहीं पाता, सीक्वेंस से उसको पढ़ नहीं पाता। तो कितना सीक्वेंस से एक एक बात बताया गया है टॉपिक में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से खूब क्वेश्चन कराए। उसके बाद से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, टार्क क्या है, पढ़ते हुए तब लास्ट में रोलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और पिछले वीडियो लेक्चर में तुम देखना कि किस तरह से रोलिंग काइनेटिक एनर्जी को हमने क्लियर किया है, जिसमें कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को मिला दिया है, तो क्या आ गया है रोलिंग, और उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का सम रोलिंग एनर्जी होता है, और उसको भी हमने एकदम सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बना दिया, दैट इज ½ mv² इनटू रोलिंग फैक्टर। और रोलिंग फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया 1+ फेस ऑफ दैट बॉडी। ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चन क्या करो, सॉल्व करो, मन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नहीं तो बताओ ये सब ना आइडिया रहे तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए कहोगे पता ना कहां से क्वेश्चन उठा के दे दिया, सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के दिया है, बस उसमें दिया है रिंग और यहां क्या दे दिया, डिस्क। ठीक है, तो अब इसमें आगे जब बॉडी रोल करता है तो पूरे रोलिंग एनर्जी में कितना % ट्रांसलेटरी होता है और कितना % रोटेटरी होता है, ये भी क्वेश्चन डेवलप होता है। उसके बाद से जब बॉडी रोल करेगा तो इंक्लाइंड प्लेन पर अगर बॉडी को रोल करा दिया जाए, इंक्लाइंड प्लेन पर, तो उसमें बॉटम पर आने पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी, कितना टाइम लगेगा, क्या उनका एक्सेलरेशन होगा, और एक साथ सारे बॉडीज को अगर रोल करा दिया जाए तो कौन बॉडी बॉटम पे पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा, यही सब कॉन्सेप्ट अभी टॉपिक में है। तो रोलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है और रोलिंग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी और बचा है, जिसमें इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी का भी रोलिंग हम लोग पढ़ेंगे, और टोटल एनर्जी में कितना % ट्रांसलेटरी होगा, कितना % रोटेशनल होगा, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है बेटा, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, खूब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट याद रखना है उसको नोट्स बढ़िया से बनाइए, और एनसीईआरटी पे विशेष ध्यान दीजिए। थैंक यू।